ये कैपेसिटर का 4th लेक्चर है और आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कॉमन पोटेंशियल। उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम कैपेसिटर के अंदर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो एनर्जी का लॉस किस तरह से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग लिख लीजिए कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल। अब क्या होता है कॉमन पोटेंशियल, डायग्राम से समझना। मान लो ये जो डायग्राम हमने बनाया कि किसी कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है, ये कोई डायग्राम भी कैपेसिटर का है। ये फर्स्ट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1 है, ये एक और कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C2 है। इस पे जो चार्ज है दैट इज़ Q1, इस पे जो चार्ज है दैट इज़ Q2। इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है दैट इज़ V1 और इसका जो पोटेंशियल है वो V2 है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसको एक एग्जांपल से समझ ला। एक एनालॉजी हम लेते हैं, क्या है वो एनालॉजी वाटर टैंक की है। ठीक है, मान लो ये दो वाटर टैंक है हमारे पास। ठीक, इसके अंदर मान लो C1 वॉल्यूम वाटर आ सकता है, इसके अंदर C2 वॉल्यूम आ सकता है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी से है, ये कैपेसिटी है इसकी C1 है, इसकी कैपेसिटी है C2। इसके अंदर जो अभी वाटर है दैट इज़ Q1 या हम W1 वाटर ले लेते हैं। इसके अंदर जो वाटर है दैट इज़ W2। ठीक है, यहाँ पे जो वाटर फिल है वो इस लेवल तक फिल है। ठीक है, तो इसका लेवल हो गया है, यहाँ पे हाइट हो चुकी है दैट इज़ H1, इसकी हाइट कुछ है, यहाँ पे H2 है। अब एक बार बताइए, अगर हम दोनों को एक पाइप के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, एक पाइप के थ्रू हमने दोनों टैंक को ज्वाइन कर दिया, तो वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? क्या इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों में कितना कितना वाटर है? इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, इस बात पे करेगा कि दोनों में जो वाटर फिल है वो कितनी हाइट तक है, किस लेवल तक फिल है। मतलब कि यहाँ पर अगर H1 हाइट तक है, यहाँ पर H2 हाइट तक है, तो देखिए ज़्यादा हाइट तक यहाँ पर है, मतलब इसका पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है क्योंकि हाइट कम है यहाँ पे। ठीक है, डेटम से जो हम देख रहे हैं हाइट कम है, तो वाटर जो फ्लो होगा वो हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ फ्लो होते चले जाएगा, यहाँ से फ्लो होगा। मतलब कि वाटर कितना फिल है इसके अंदर उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। कैपेसिटीज़ क्या है डिपेंड करता ही नहीं है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से वाटर टैंक के लिए हाइट है उसी तरह से यहाँ पे पोटेंशियल है। ठीक है, मतलब कि अगर हम दो कैपेसिटर्स को लेते हैं जिनके चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट है, कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट है और इनके पोटेंशियल भी अगर डिफरेंट डिफरेंट है, तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा ये किस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों का पोटेंशियल कितना है। चार्ज हमेशा फ्लो होगा हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी तक। मान लिया जाता है कि V1 जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, V2 पोटेंशियल जो कम है, तो चार्ज इस तरह से फ्लो होकर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा एक बार बताइए, इस एनालॉजी में देखते हैं हम कि वाटर कब तक फ्लो होगा। अब देखिए जैसे जैसे वाटर यहाँ पे फ्लो होता जाएगा इसका जो लेवल है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा इसका लेवल यहाँ तक हो गया और इसमें पानी ट्रांसफ़र होने की वजह से इसका लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों का टैंक में जो वाटर लेवल है वो इक्वल हो चुका है और उसी टाइम जब दोनों में वाटर लेवल इक्वल हो जाता है उस टाइम पे वाटर का फ्लो होना भी रुक जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट है जिसकी वजह से यहाँ पर चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर मान लो हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी तक फ्लो होगा और तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। जिस पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, उस पॉइंट पे चार्ज का फ्लो होना रुक जाएगा। मान लो कि ये बिफोर जो ज्वाइनिंग की कंडीशन है, ये ज्वाइन करने से पहले की कंडीशन है। ज्वाइन करने के बाद में यहाँ का डायग्राम बना रहे हैं कि जब हमने ज्वाइन कर दिया इसकी कैपेसिटी तो उतनी रहने वाली C1। अच्छा, चार्ज अब कैपिटल Q1 ना रहते हैं, हम स्मॉल Q1 सपोज कर रहे हैं कि इस पर चार्ज कितना हो जाएगा स्मॉल Q1। इसकी कैपेसिटी तो उतनी रहेगी C2, इस पर जो चार्ज होगा वो स्मॉल Q2 हो जाएगा। अच्छा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा V और इसका पोटेंशियल भी हो जाएगा V। रीज़न क्या लिखा हमने, दोनों का पोटेंशियल V क्यों हुआ? रीज़न उसका ये है क्योंकि चार्ज जब फ्लो होगा तो धीरे धीरे जब इसमें से चार्ज फ्लो के उधर जाएगा तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा और इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाएगा। जब दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल होगा तो चार्ज का फ्लो होना रुक जाएगा। तो ये जो कंडीशन है बिफोर ज्वाइनिंग की कंडीशन है और ये जो कंडीशन है आफ्टर ज्वाइनिंग की कंडीशन है। तो आप लिख लीजिएगा इसमें बिफोर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो कॉमन पोटेंशियल है वो कितना होगा। ठीक है, जब दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एक बात समझते हैं कि दोनों जो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, दोनों जो कैपेसिटर हैं
इनकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2, इस पर पोटेंशियल V1, इस पर पोटेंशियल V2 है। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद C1 C2 कैपेसिटीज है, Q1 Q2 चार्ज है, V1 V2 सॉरी V और V इसका पोटेंशियल है। अब एक बात समझ में आ गई हमें कि चार्ज फ्लो होके एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर के पास चला गया, क्या चार्ज का लॉस हुआ है क्या कहीं पे? यहाँ पे कहीं पे भी लॉस नहीं हुआ, ये हम आइडियल कंडीशन मान के चले कि चार्ज का लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक कैपेसिटर से चार्ज फ्लो होकर दूसरे कैपेसिटर के पास चला गया, तो टोटल चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग, मतलब कि टोटल चार्ज मतलब Q1 प्लस Q2 जितना था, ज्वाइनिंग के बाद भी इन दोनों का सम क्या रहने वाला है? इक्वल ही रहने वाला है। एक एग्जाम्पल के लिए इनिशियली मान लेते इसमें 100 लीटर वाटर था और इसमें 10 लीटर वाटर था। ठीक है, जब फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो एक कंडीशन ऐसी आई, जब दोनों का लेवल इक्वल हो गया तो यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 10 था, टोटल वाटर 110 लीटर था। ज्वाइनिंग के बाद इसमें बचा है 70 लीटर और इसमें बचा है 40 लीटर। ठीक है, यहाँ से लेवल कम हुआ है, यहाँ पे लेवल बढ़ा, तो यहाँ पे 70 लीटर हो गया, यहाँ पे 40 लीटर हो गया, अभी भी कितना है? 110 लीटर ही है। मतलब कि टोटल चार्ज क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो उसी को हम आगे लेके चलते हैं कि टोटल चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर निकालते हैं। चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं हम, बिफोर ज्वाइनिंग चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर इज इक्वल टू कितना होगा? Q1 होगा। Q1 इज इक्वल टू क्या होता है? C1 V1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी C1 है, पोटेंशियल V1 है। चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर Q2 इज इक्वल टू C2 V2 हो जाएगा। ठीक है, टोटल चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग से पहले जो टोटल चार्ज होगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? C1 V1 प्लस C2 V2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम निकालते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग की कंडीशन, तो ये हो जाएगी आफ्टर ज्वाइनिंग। आफ्टर ज्वाइनिंग क्या निकालते हैं हम? चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर स्मॉल q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1V। अब V होगा क्योंकि देखिए पोटेंशियल क्या हो चुका है? V। इसके बाद क्या इधर लिख देते हैं हम? चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर, चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर वो कितना होगा? Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा C2V। ठीक है, टोटल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग, टोटल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग वो कितना होगा? Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, स्मॉल q1 प्लस स्मॉल q2, इसकी वैल्यू रख देते हैं C1V प्लस C2V। ये हमारे पास टोटल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग आ गया और ये हमारे पास आ चुका है टोटल चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग। अब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज से पता है टोटल चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग, टोटल चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग, इसको आप कंप्लीटली लिख लीजिएगा। टोटल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग, टोटल चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग कितना था? Q1 प्लस Q2 दैट इज इक्वल टू स्मॉल q1 प्लस स्मॉल q2। Q1 Q2 की वैल्यू हमें पता है C1V1 प्लस C2V2 है, इसकी वैल्यू है C1V प्लस C2V। यहाँ से V को कॉमन ले सकते हैं, V अगर कॉमन ले लिया तो C1 प्लस C2 ब्रैकेट में लिख लेंगे और ये होगा C1V1 प्लस C2V2। इतना समझ में आया? अगर हमें कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी V तो इस C1 प्लस C2 को अपॉन में ले जाएंगे और रीअरेंज करके लिख देते C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये वैल्यू आई है हमारे पास टोटल चार्ज की, टोटल पोटेंशियल की आ चुकी है, जो कॉमन पोटेंशियल है वो। ठीक है, अब हमें एक काम और करना है इसमें, वो काम ये है कि इसमें चार्ज कितना बचा है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग के बाद जो चार्ज आएगा कैपेसिटर फर्स्ट वाले के पास वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए Q1 जो चार्ज है, Q1 चार्ज है किसके पास? कैपेसिटर फर्स्ट के पास आफ्टर ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे हम V1 की वैल्यू, V की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q1 की वैल्यू आ जाएगी Q1 इज इक्वल टू, यहाँ पे दिख पा रहा है क्या आपको? एक मिनट में देख लेता हूँ दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है? ठीक है, Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 और C1 के साथ V की वैल्यू पुट कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये आ चुका है टोटल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर।
आपको फाइंड आउट करना है टोटल चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर आफ्टर ज्वाइनिंग, दैट इज इक्वल टू Q2, यहाँ पर लिख देते हैं हम Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, C2V होगा, और V की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, V की वैल्यू है क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये आ चुका है टोटल चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर आफ्टर ज्वाइनिंग। ठीक है, इतना आप नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज लॉस इन एनर्जी आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। अब क्या हुआ है, देखिए ये जो चार्ज था हायर पोटेंशियल पर था और ये जो चार्ज था वो लोअर पोटेंशियल पे था। ठीक है, अब जो चार्ज हायर पोटेंशियल पे होता है उसके पास कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होती है वर्क करने की। अब देखिए ये चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से फ्लो होकर लोअर पोटेंशियल के पास गया है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी के अंदर क्या हो चुका है, लॉस, क्योंकि जब हायर पोटेंशियल पे था तब ज़्यादा वर्क कर सकता था, लोअर पोटेंशियल पे आया तो वर्क की जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से क्या है, जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चार्ज का, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जब भी हम चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो एनर्जी का होता है हमारे पास लॉस। अब हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम उस एनर्जी को फाइंड आउट करना है जो हमारे पास लॉस हो गई इन द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, लॉस इन एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हेडिंग है लॉस इन एनर्जी इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दैट इज लॉस इन एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, वो कैसे होगा, एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे हमने जो डायग्राम लास्ट टाइम बनाया था वही वाला डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन स्मॉल फॉर्म में बनाते हैं इसको। ठीक है, ये आफ्टर ज्वाइनिंग की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर इसकी कैपेसिटी C1 है, इस पर जो चार्ज है वो Q1, इसका पोटेंशियल V1, इसकी कैपेसिटी C2, इस पर चार्ज जो है वो Q2 है, इस पर जो पोटेंशियल है दैट इज़ V2। ठीक है, इसके बाद इसकी कैपेसिटी अगेन C1 ही, इसकी कैपेसिटी C2 है, और इस पर जो चार्ज है वो स्मॉल Q1 है, इस पर चार्ज स्मॉल Q2 है, और दोनों का पोटेंशियल क्या हो चुका है, VV। ठीक है, ये जो कंडीशन है बिफोर ज्वाइनिंग की कंडीशन है, और ये जो कंडीशन है वो आफ्टर ज्वाइनिंग की कंडीशन है। ठीक है, समझते हैं अब इसमें। अब हमारा इंटरेस्ट है फाइंड आउट करने में कि एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, ज्वाइनिंग से पहले टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं और ज्वाइनिंग के बाद हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि किस तरह से हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं कॉम्बिनेशंस में। जैसे कि मान लो ये दो कैपेसिटर हैं, इनकी अगर हमें टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड आउट करेंगे और दोनों की एनर्जी को ऐड कर लेंगे। अब हमने जो ज्वाइनिंग की है वो चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन में किया हो या चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया हो, जो एनर्जी का सम है वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर। मतलब कि फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड आउट कर लो, सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड आउट कर लो, दोनों को ऐड कर लो तो टोटल एनर्जी आपको फाइंड आउट हो जाएगी। समझ में आया है? ठीक, तो बिफोर ज्वाइनिंग के लिए हम एनर्जी निकालते हैं। तो बिफोर ज्वाइनिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, अच्छा एनर्जी के हमने क्या फॉर्मूले देखे थे, तीन फॉर्मूले देखे थे। हाफ CV स्क्वायर देखा था, U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C देखा था, U इज इक्वल टू हाफ QV, ये तीन फॉर्मूले देखे थे। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। रीज़न इसका ये क्योंकि हमें कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की फॉर्म में डील करना है, चार्ज की फॉर्म में डील नहीं करना चाहते हम, इसलिए हमने वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। तो एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर कितनी हो जाएगी, हाफ C1V1 स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हो बिफोर ज्वाइनिंग, दैट इज इक्वल टू हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग। टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग दैट इज इक्वल टू U1 हम सपोज कर लेते हैं, जो कितनी दोनों एनर्जीज का सम हो जाएगा, दैट इज हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ चुका है टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग। अब आफ्टर ज्वाइनिंग के लिए हम इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो जाएगी, देखिए हाफ C1V स्क्वायर होगी। रीज़न पोटेंशियल अब दोनों का क्या हो चुका है, कॉमन,
उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। एनर्जी ऑफ सेकेंड कैपेसिटर, ये हम आफ्टर ज्वाइनिंग की कंडीशन देख रहे हैं, हाफ C2V²। ठीक है, अब वही टोटल एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग, उसको हम U2 नाम देंगे। U2 इज इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर, तो हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। ठीक है, अब हमारे इंटरेस्ट है फाइंड आउट करने में कि लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, या मतलब एनर्जी का लॉस क्या होगा। तो एनर्जी का लॉस मतलब क्या है, देखिए इनिशियली एनर्जी ज़्यादा होगी और बाद में एनर्जी कम होगी, इसी का मतलब हम क्या कहते हैं, लॉस है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1, मतलब सॉरी U1 माइनस U2। अब U1 माइनस U2 क्यों करा है, क्योंकि इनिशियली एनर्जी जो थी वो ज़्यादा थी, बाद में एनर्जी का लॉस हुआ है, मतलब ज्वाइनिंग के बाद हमारा एनर्जी का लॉस हुआ है, तो हम इनिशियल एनर्जी में से आफ्टर ज्वाइनिंग की एनर्जी जो है उसको माइनस कर दे तो हमारे पास लॉस इन एनर्जी आ जाएगा। U1 की वैल्यू कितनी है, U1 इज इक्वल टू हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2², माइनस का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर U2 की वैल्यू पुट कर देंगे। U2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए हाफ 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 चारों टर्म से कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 आपने कॉमन ले लिया, इधर से बचा है C1V1² प्लस C2V2² माइनस में क्या हो जाएगा, देखिए C1 प्लस C2 ऐसे लिख सकते हैं, और V² को हम बाहर भी कॉमन, हाफ तो बाहर चला गया ना, C1 प्लस C2 बचेगा और V² को भी हमने कॉमन ले लिया। अब V² की वैल्यू आपको याद है कॉमन पोटेंशियल के टाइम पे हमने निकाले थे, अभी लास्ट टॉपिक ही पढ़ा था, C1V1² प्लस C2V2² माइनस C1 प्लस C2, वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब देखिए होल स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में भी स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर हो जाएगा। मैं इंडिविजुअल स्क्वायर लिख देता हूँ, तो न्यूमरेटर में भी स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखिए C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 एक बार तो कैंसिल हो गया, और हम इसका एलसीएम भी ले लेते हैं। देखिए एक स्टेप में क्या क्या कर रहे हैं, इधर एलसीएम भी ले रहे हैं, मतलब C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से करवा रहे हैं और इस टर्म का एक्सपांड भी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से कर रहे हैं, हाफ C1V1² प्लस C2V2², और इसका जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वो C1 प्लस C2 से होगा, माइनस C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर देते हैं तो C1² V1² हो जाएगा, प्लस में C2² V2² हो जाएगा, प्लस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, और अपॉन में क्या चलेगा, अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, C1 प्लस C2, इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ 1/2 C1 प्लस C2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके लिख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी जाएगा। ठीक है, तो छोटे लेटर्स में लिख रहा हूँ मैं, C1V1², एक हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, C1² V1² प्लस C2² V2²। ठीक है, प्लस C1 C2 V1² प्लस C1 C2 V2²। ठीक है, मल्टीप्लाई करा के देखना ये टर्म आएगी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराना है तो ये हो जाएगा C1² V1² माइनस C2² V2² माइनस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, V1 V2 लिखा हुआ है और अपॉन में जो था हमने बाहर ले ही लिया। अब देखिए C1 V1² से C1 V1² कैंसिल, C2 V2² से C2 V2² कैंसिल। अब जो बची तीन टर्म हैं, 1 2 और ये तीन टर्म, इन तीनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, C1 C2 C1 C2 और C1 C2, तीनों ही टर्म से कॉमन आ रहा है, उसको भी हम क्या ले लेते हैं, कॉमन लेके लेते हैं। तो ये C1 C2 बाहर आ चुका है, ये 2 C1 प्लस C2 इधर बचा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे केवल V1², इस टर्म से V2² और माइनस का 2, और इधर वह V1 और ये V2 पूरा बोर्ड पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बचेगा 2 V1 V2। ठीक है, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी बन गया है, तो इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, C1 C2 और अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, और इधर हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब V1 माइनस V2 लिख लो, चाहे V2 माइनस V1 लिख लो, क्योंकि होल स्क्वायर वो हमेशा पॉजिटिव होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
तो डेल्टा यू मतलब कि लॉस इन एनर्जी का जो फॉर्मूला आया है, लॉस इन एनर्जी इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दैट इज इक्वल्स टू हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 और ब्रैकेट के अंदर V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी लॉस इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके।